हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग परीक्षा आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि देखिए आप हम लोगों ने जो यूनिट 1 कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? हिंद कहने लगे थे। यह कथन किसने कहा है? बताइए, यह जो कथन है वह किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो किसने कहा है बताइए? पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने। ऑप्शन नंबर डी। फिर है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है। जिसमें कि एक जो आ जाती है वो आ जाती है भारोपीय, जिसमें कि भारत और यूरोपीय मिक्स है। फिर दूसरी हो जाती है द्रविड़, तीसरी हो जाती है चीनी, फिर हो जाती है सेमेटिक, फिर टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेकस, सुडानी तथा बुशमैन। ये टोटल 12 है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, लिखा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये मैंने आपको बताया, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। फिर देखिए, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय भाषा से संबंधित है। उसके पश्चात देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी है? बताइए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत, ये सबसे प्राचीन भाषा थी। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा थी? प्राचीन भाषा थी। फिर उसके बाद देखिए, वैदिक ग्रंथों की भाषा कौन सी होती थी? बताइए। को बता दूं कि जो वैदिक ग्रंथों की भाषा थी वह वैदिक संस्कृत थी, और जो रामायण और महाभारत इसकी भाषा थी वह कौन थी? यह थी लौकिक संस्कृत। देखिए, लिखा हुआ है कि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है वो 52 मानी है। इसमें से कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। फिर देखिए, लिखा है लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो सबसे पहला देखिए, लिखा है लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए। ये चीज सही है। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूलीय तथा उब्धमानीय लुप्त नहीं हुए, बल्कि यह क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे। यानी कि ये जो है ये गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए, मैंने जो आपको ऊपर में एक बार बताया भी था कि जो रामायण महाभारत है लौकिक संस्कृत में इनकी रचना हुई है, और जो ऋग्वेद यजुर्वेद ये सारे जो ग्रंथ हैं उसका हुआ है वैदिक संस्कृत में। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब देखिए, लिखा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कितना है? तो मैंने आपको बताया है, मध्यकालीन का है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का पूछता तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और फिर ये प्राचीन का है, याद रखिएगा, ये किसका है? प्राचीन का है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। और ये है मध्यकालीन आर्य भाषा का। और उसके बाद आधुनिक कालीन का लेना होगा तो 1000 ईस्वी से लेकर पूरा अब तक लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, लिखा है प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा, प्रथम प्राकृत भाषा जो है वो पाली है। पाली से ही प्राकृत बना है। ठीक है, पाली से क्या बना है? प्राकृत बना है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो पाली है उसमें बेसिकली बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो पाली में लिखे गए हैं, और जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत में लिखे गए हैं। अब देखिए, लिखा है त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? तो त्रिपिटक ग्रंथों की जो रचना है वो पाली भाषा में हुई। फिर है, निम्न में पाली भाषा लिखी रचना है मिलिंद पन्हू के द्वारा। याद रखिए, निम्न में पाली भाषा में मिलिंद पन्हू ने ही रचनाएं लिखी हैं। फिर देखिए, लिखा है सदनीति व्याकरण। सदनीति व्याकरण के जो रचनाकार है वह कौन थे? तो सदनीति व्याकरण के जो रचनाकार है वो है अगवंश। कौन है? अगवंश। फिर है, कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है। तो कच्चान भाषा जो है वो पाली भाषा में लिखा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखिए, लिखा है प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची, अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया था? तो याद रखिएगा, हेमचंद्र ने। याद रखिएगा, जो हेमचंद्र है उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि। इन्होंने प्राकृत भाषा को बेसिकली कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में, अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश।
फिर देखिए लिखा है निम्न में से किस भाषा का संबंध जो है वो मगध के मध्यवर्ती देश से था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अर्धमागधी प्राकृत। फिर लिखा मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? तो याद रखिए जो मार्कंडेय थे उन्होंने मागधी की जो उत्पत्ति है वह बताई है सौरसेनी प्राकृत से। फिर देखिए लिखा है जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा कौन सी थी? तो इन उपदेशों की भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत। अब देखिए र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? बताइए। र के स्थान पर ल का जो उच्चारण है वो किस प्राकृत में देखने को मिलता है? मागधी प्राकृत में देखने को मिलता है। अब देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश की है। ये क्वेश्चन सीजी सेट में लास्ट ईयर पूछा गया था, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने पौमचरियु रिठनेमी चरियु की रचना की है। याद रखिए स्वयंभू की दो इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पर दी हुई है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पौमचरियु और रिठनेमी चरियु। स्वयंभू जो थे स्वयंभू किसके कवि थे? बताइए किसके कवि थे स्वयंभू? अपभ्रंश के कवि थे। फिर देखिए कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गैडियन की भाषा नहीं है? बताइए कौन सी पश्चिमी गैडियन की भाषा नहीं है? तो गढ़वाली जो है वो पश्चिमी गैडियन की भाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त जो राजस्थानी सिंधी और पंजाबी है वो पश्चिमी गैडियन की भाषा है। फिर देखिए हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत में नहीं है क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ये मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया भी। अगर आप लोगों ने हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं 8-10 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोगों ने 8-10 क्लासेस लिया है और यूनिट 1 का और भी बहुत सारा जो अभी टॉपिक है वो बचा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग जितना पढ़े हैं 10 क्लास से उससे रिलेटेड हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब देखिए लिखा है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी नहीं है? तो बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि ये बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी है। याद रखिएगा कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। ये छोटे छोटे फैक्ट जो आपको याद नहीं होंगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करने के काम आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बताइए कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। फिर है बेटा गाडी जैसे द्वित्व व्यंजनों का जो प्रयोग है वो किस बोली की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर याद रखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है कि एक व्यंजन की जो आवृत्ति है वो 2 बार हो। जैसे देखिए बेटा में क्या है 2 बार ट की आवृत्ति हुई, इसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। तो इसमें लिखा है कि द्वित्व बोली की प्रमुख जो विशेषता है कौन सी है? तो याद रखिए कि यह पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली होती है और ये पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में प्रयुक्त होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? तो याद रखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे बांगरू नाम दिया था? तो हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। फिर उसके बाद देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? तो यह जो बोली है उत्तर प्रदेश में झांसी और उरई में बोली जाती है। फिर देखिए निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? तो निम्न में कन्नौजी का जो क्षेत्र है वो फर्रुखाबाद और हरदोई है, याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली है। तो याद रखिए राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी आता है, मेवाती आता है और ढूंढाही आता है, ठीक है। याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? तो चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई जो थे वो मेवाती में रचना करती थी। किस में रचना करती थी? दयाबाई और सहजोबाई बताइए मेवाती में रचना करती थी। फिर देखिए बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? जो भोजपुरी है वो बेसिकली यूपी में ज़्यादा बोली जाती है। फिर देखिए लिखा है निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया। ये जो है ये बेसिकली मैथिली बोली के हैं। फिर देखिए पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो खस प्राकृत से हुआ है। किससे हुआ है? खस प्राकृत से।
फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? तो याद रखिए इसमें से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त था? तो याद रखिए ब्रज भाषा और अवधी, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा और अवधी। फिर देखिए दक्षिणी भाषा मूलतः कौन सी भाषा थी बताइए? दक्षिणी भाषा जो थी वो 14वीं-15वीं सदी से 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली थी, याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के रूप पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दक्षिणी के साथ-साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए लिखा है कि निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? बताइए इनमें से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? तो तुजुके बाबरी ऐसी ग्रंथ है जिसमें कि हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है। अब देखिए लिखा है मानक भाषा मुख्यतः कौन-सी भाषा होती है? तो याद रखिए मानक भाषा वह भाषा होती है जो परिनिष्ठित, शुद्ध एवं परिमार्जित हो। कौन-कौन सी हो? परिनिष्ठित, शुद्ध एवं परिमार्जित। फिर लिखा है कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343। अब देखिए लिखा 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन के द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए संथाली, डोगरी और मैथिली, ये तीनों को ही शामिल किया गया है यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन से संशोधन के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर लिखा है देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक लिपि है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त तो होती रही। यह किसका कथन है? तो यह कथन है सुनीति कुमार चटर्जी का। ये एक प्रमुख व्याकरणविद है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही फेमस व्याकरणविद है। फिर देखिए लिखा है पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों पर प्रचलित थी। बताइए पाली भाषा कहाँ प्रचलित थी? तो याद रखिएगा मगध और उज्जैनी में, क्योंकि यह बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थान थे। याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए यहाँ लिखा है सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। याद रखिए सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका है? तो यह जो विचार है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। फिर उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ था। उर्दू का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिणी भारत में हुआ था। इस कथन से कौन सहमति रखते हैं? तो राहुल सांस्कृत्यायन इस कथन से सहमति रखते हैं कि ये जो उर्दू का जन्म हुआ था वो दिल्ली और आगरा के स्थान पर दक्षिणी में हुआ था। फिर देखिए निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध सौरसेनी प्राकृत से है? तो याद रखिए जैन साहित्य और आनंद सुंदरी, ये सौरसेनी प्राकृत से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है इसको मैं फिर से बाद में पढ़ा दूंगी, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।